आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि SBI PO और RBI ग्रेड बी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बैंकिंग सेक्टर में दोनों बहुत ऊंचे ओहदे की जॉब है, तो इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि SBI सारे बैंकों के अंदर अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर बैंक में तो उन सबका टॉप फादर बैंक बोला जाता है, और RBI जो है इन सब के ऊपर की एक नोडल एजेंसी है जो सारे बैंकों को रेगुलेट करती है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत ढंग से समझाऊंगा, तो वीडियो बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला डिफरेंस अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे पहला डिफरेंस इसके अंदर होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर हम क्वालिफाई नहीं होंगे तो हम पेपर कैसे देंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो SBI के अंदर तो आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, और जो फाइनल ईयर के अंदर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो भी इस पेपर को दे सकते हैं जब वो नोटिफिकेशन आएगा। जैसे अगर अब अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है, जुलाई में आता है, नवंबर में आता है, तो मंथ के अकॉर्डिंग एक उनका फिक्स क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से वो डेट डिसाइड कर देते हैं। लेकिन एक सामान्य तौर पर अगर हम लेके चले तो आपका ग्रेजुएशन होना इसमें जरूरी है SBI के अंदर। RBI के अंदर ये इसके अंदर थोड़ा सा पेच है। RBI के अंदर आपको देखना है RBI ग्रेड बी DR जनरल करके जो इनकी पोस्ट होती है उसके अंदर इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि आपको ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना आपके जरूरी है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो यहाँ पे RBI आपको और करके एक और मौका देता है कि अगर आपके PG में 55% मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई है। जैसे मान लो अगर किसी के ग्रेजुएशन में 55% है या 52% है या 45% है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके अंदर 55% है तो भी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करता है RBI ग्रेड बी की। अगर PG नहीं किया है तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन में 60% होना जरूरी है। ये इनका मैंडेटरी क्राइटेरिया है RBI ग्रेड बी का। SBI का मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसके बाद हम चलते हैं कि एज लिमिट में क्या डिफरेंस होता है। तो एज लिमिट दोनों की सेम होती है। SBI सीधा सीधा ये लिखता है कि नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट अबव 30 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और RBI लिखता है कि अटेन द एज ऑफ 21 एंड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। इसके अंदर थोड़ा बहुत कट ऑफ डेट होता है इनका मैक्सिमम डेट को लेके, तो वो जब नोटिफिकेशन आता है उस हिसाब से हम जाके उसमें देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे 21 से 30 साल इन दोनों की एज लिमिट होती है अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो थोड़े बहुत रिलैक्सेशन आपको एज में दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया इनका एज लिमिट को लेके डिफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं इनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि SBI के अंदर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वो 4 अटेम्प्ट है। 4 अटेम्प्ट कौन से? आप प्री तो अनलिमिटेड बार दे सकते हो, लेकिन मेंस आप केवल 4 बार ही दे सकते हो। तो ये SBI के अंदर 4 अटेम्प्ट फिक्स होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और RBI के अंदर जो फेस 1 होता है इनका, उसके फिक्स अटेम्प्ट इनके होते हैं 6 अटेम्प्ट। यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आप RBI फेस 1 6 बार दे सकते हो, यानी 6 अटेम्प्ट इसके मिनिमम होते हैं, जो आप मैक्सिमम होते हैं जो आप दे सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं इनके कुछ एक और डिफरेंसेस हैं। जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा RBI ग्रेड बी की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है। ये 3 फेज के अंदर डिवाइड होता है। जो इनका फेस 1 होता है उसमें ऑब्जेक्टिव मार्क्स के 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इसमें टोटल टाइम होता है 120 मिनट का और टोटल मार्क्स होते हैं इसके अंदर 200 नंबर। इसके अंदर सेपरेट टाइम होता है ईच टेस्ट का, और इसके अलावा इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है अलॉन्ग विथ ओवरऑल कट ऑफ। इसके अंदर जो डिवीजन होता है इन चारों सब्जेक्ट का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मार्क्स वगैरह का, तो उसके अंदर नोटिफिकेशन में RBI लिखता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन विल गिवन इन एन इन्फॉर्मेशन हैंड आउट डाउनलोड अलॉन्ग विथ एडमिशन लेटर। तो जब आपका एडमिट कार्ड आता है उस वक्त आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अलग से दी जाती है, आप उसमें देख सकते हैं। ये फेज जब आपका क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बाद जब आपका उसके बाद आएगा आपका फेज 2, ये होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखो डिफरेंस क्या होता है RBI के अंदर के फेज 1 तो काफ़ी सारे बच्चे निकाल लेते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो फेज 2 करता है। और फेज 2 के भी कौन से पेपर डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। फेज 2 इनका जो होता है उसके अंदर पेपर 1 में आता है इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज। इसके अंदर 50% आता है ऑब्जेक्टिव और 50% आता है डिस्क्रिप्टिव। तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट होता है इसका, वहाँ आपको सिस्टम के ऊपर ही टाइप करके इसको लिखना होता है। अगर आप चाहें तो इसमें हिंदी लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, आपको हिंदी में टाइप करने की सुविधा RBI देता है।
50% जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है ये 30 मिनट का होता है और जो डिस्क्रिप्टिव होता है ये 90 मिनट का होता है। इसमें अलग अलग टाइमिंग आरबीआई ने इनको अलॉट कर रखी है। फेज 1 के अंदर, फेज 2 के अंदर जो पेपर 1 है उसमें मैं बता रहा हूँ, तो टोटल इनको 120 मिनट मिलते हैं इस पेपर 1 में। जो ऑब्जेक्टिव है ये 50 नंबर का होता है और जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी 50 नंबर का होता है। तो टोटल इनके हो गए 100 मार्क्स पेपर 1 इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के। तो 120 मिनट के अंदर 100 मार्क्स का पेपर 1 इकोनॉमिक और सोशल इशू देना होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट 50% है इनका 30 मिनट का और डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट का। फिर हम चलते हैं इनके पेपर 2 पे। ये होता है इंग्लिश, ब्रैकेट में राइटिंग स्किल्स करके इन्होंने लिखा है, डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप्ड ऑन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर टाइप करना होता है इंग्लिश का। इसके अंदर हिंदी का जैसे सीधी सी बात है कि केवल इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इसमें हिंदी का ऑप्शन तो हमको मिलेगा नहीं। तो ये पूरे तरीके से कोर इंग्लिश का पेपर होता है जो आपको कंप्यूटर पर टाइप करके लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव रूप में। ये 90 मिनट का होता है और इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। फिर होता है इनका पेपर 3। पेपर 3 इनका होता है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर भी वही होता है जो पेपर 1 में हमने देखा था, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी आपको हिंदी के अंदर ऑप्शन मिल जाता है टाइप करने का। ये जो होता है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव, देखो अब ये ध्यान से समझना, जो इनका पेपर 3 होता है इसके अंदर एग्रीगेट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट को मिला के 120 मिनट मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से वहां टाइम मैनेज कर सकते हो, जो कि इकोनॉमिक और सोशल इशू जब हमने पेपर 1 देखा था उसके अंदर ये नहीं था। उसमें ऑब्जेक्टिव का टाइम अलग से उन्होंने अलॉट कर रखा है और सब्जेक्टिव का टाइम अलग से कर रखा है, लेकिन इस वाले के अंदर इन्होंने दोनों का कंबाइंड टाइम बताया है 120 मिनट का। लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी वही है जो उसमें था। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर 50 मार्क्स का है और डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स इनके बने 100 मार्क्स का इनका पेपर 3 होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट करके स्टार बना के आरबीआई ने लिखा है, ये बड़ा ध्यान से समझना, फॉर बोथ पेपर 1 एंड 3, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जो पेपर 1 अपन ने फेज 2 में डिस्कस किया और पेपर 3 यानी जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, फॉर बोथ पेपर 1 एंड 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव के, वो 50 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, उसके अंदर आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। और ये जो 4 के उत्तर आपको देने हैं इसमें 2 क्वेश्चन है वो 15 नंबर के हैं ईच और 2 क्वेश्चन है आपके 10 नंबर ईच। अगर आप 4 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो जो पहले 4 आपने अटेम्प्ट किए वो आपके काउंटिंग में आएंगे। ठीक है, ये हो गया इनका फेज 2 पूरा। इसके बाद अगर आप फेज 2 के बाद इनका फेज 3 आता है। फेज 3 इंटरव्यू होता है आपका 75 नंबर का। तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसके अंदर इंटरव्यू के मार्क्स और फेज 2 के मार्क्स आपके अंदर आपके क्वालिफिकेशन में काउंट होते हैं। जो पेपर 1 जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो केवल आपको पास करने के लिए होता है, फेज 2 में बैठने के लिए। तो ये अपन ने इसका फेज 2 बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो एसबीआई का क्या होता है। एसबीआई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, जो इनका प्री होता है, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 30 रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 रहते हैं और रीजनिंग के 35 रहते हैं। तो टोटल मार्क्स इनके होते हैं 100 और ड्यूरेशन तीनों का 20-20 मिनट का होता है। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि एसबीआई के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है प्री के अंदर। इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, प्री में भी और मेंस भी। मेंस में अभी आपको बताऊंगा जब मैं मेंस वाले पे आ रहा हूँ। तो ये हो गया इनका प्री का पैटर्न। उसके बाद इनका होता है मेंस का पैटर्न। मेंस पैटर्न के अंदर इनके 200 मार्क्स का होता है और इसमें 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। तो ड्यूरेशन इसमें मिलेगा आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट। फिर सेकंड होता है इनका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। इसके अंदर ड्यूरेशन होगा आपका 45 मिनट। उसके बाद इनका एक सब्जेक्ट और होता है जनरल इकोनॉमी / बैंकिंग अवेयरनेस करके लिखा रहता है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के और ड्यूरेशन इसका होता है 35 मिनट का यानी 35 मिनट्स का। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट होता है इनका इंग्लिश लैंग्वेज। इसके 35 यानी 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के यानी 40 मार्क्स के और इसके इनको मिलते हैं 40 मिनट। यानी जनरल इकोनॉमी और / बैंकिंग अवेयरनेस में इनको 35 मिनट मिले थे, इसमें 40 मिनट मिलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद इनके पास एक चीज और इनको देनी होती है, वो होती है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आरबीआई ने प्रीवियस नोटिफिकेशन में एसबीआई पीओ ने प्रीवियस नोटिफिकेशन ने निकाला था, उसमें ये था कि द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स यानी 30 मिनट का होता है। इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है लेटर राइटिंग एंड ऐसे विद 2 क्वेश्चन ऑफ टोटल 50 मार्क्स। तो ये हो गया इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट।
ये अगर आपका क्लियर हो जाता है, इसके बाद एसबीआई पीओ इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो जो इनका जो फेज 3 है, वो पिछली बार जो इन्होंने करा था वो उसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या था, क्योंकि ये कई बार चेंज कर देते हैं। तो फेज 3 इन्होंने लिखा था कि इन व्यू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर्स नेसेसिटीज ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि पिछली बार कोविड को लेकर सिचुएशन थोड़ी खराब थी। अब इस बार जब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपने पास जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है उसको देखते हुए हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसमें ये इन्होंने लिखा था द थर्ड फेज दैट कंप्राइज ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू ओनली ब्रैकेट में 50 मार्क्स, और करके इन्होंने लिखा है कि इंटरव्यू 30 मार्क्स एंड ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स। तो इन्होंने 2 ऑप्शन इसके अंदर लिखे हैं, तो उन 2 में से एक चीज कोई सी भी एसबीआई कराता है। तो ये हो गया एसबीआई पीओ का तीनों का। अब जो फाइनल सिलेक्शन इनका होता है वो होता है फेज 2 और फेज 3, यानी जो इंटरव्यू और जीडी वाला जो पार्ट है, इन दोनों के मार्क्स जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी। फेज 1 केवल इनका उसको फेज 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए होता है। फेज 2 और इंटरव्यू वाला पार्ट इनका फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे मेन होता है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ एक डिफरेंसेस और होते हैं जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला इनका होता है सैलरी वाला पार्ट। सैलरी क्या है कि देखो, जो अप्रॉक्स आरबीआई ग्रेड बी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखी है उसके अंदर अलाउंसेस ऐड नहीं किए उन्होंने, तो उसकी होती है 1,08,404, इन्होंने अप्रॉक्स करके लिखा। ये आरबीआई ग्रेड बी की ग्रॉस सैलरी होती मंथली। इसके अलावा एसबीआई पीओ की लगभग 70,000 रुपये ग्रॉस सैलरी बन जाती है। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, दोनों के सैलरी के वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं। तो सैलरी प्लस अलाउंसेस अगर आपको एग्जैक्ट फिगर देखना है तो आप वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अमूमन तौर पे मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि आरबीआई ग्रेड बी जो है उसकी सैलरी एसबीआई पीओ से काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा मान लो, इतनी सैलरी एक आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर की होती है। इसके अलावा जो इनका प्रोविजन पीरियड होता है वो दोनों का 2 साल का होता है। एसबीआई के अंदर भी आपको 2 साल प्रोविजन में रहना होगा और आरबीआई में। उसके बाद जो सबसे मेन डिफरेंस आता है कि क्यों लोग आरबीआई ग्रेड बी प्रेफर करते हैं, पैसा वगैरह तो सब अपनी जगह है ही, उसमें सबसे खास बात यह है कि आरबीआई के अंदर आपको 5 डे वीक मिलेगा, एसबीआई पीओ के अंदर आपको 5 डे वीक नहीं मिलेगा। केवल 2nd और 4th सैटरडे जो होता है एसबीआई पीओ का, उसके अंदर आपको ऑफ मिलेगा, बाकी सैटरडे वर्किंग होते हैं। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में आपको हमेशा 5 डे वीक मिलेगा। वहाँ पे आप पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, वहाँ बैक ऑफिस वर्क होता है पूरा, आपका पॉलिसीज वगैरह के मैटर बनाना, ऑफिस नोट्स वगैरह, ऐसा कुछ काम होता है उनका। लेकिन एसबीआई पीओ में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क रहती है। इसके अलावा जो आपकी पोस्टिंग होती है उसके अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एसबीआई पीओ के अंदर आपको इनिशियली रूरल पोस्टिंग मिलेगी। जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है एसबीआई पीओ में हर 6 महीने में आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में आपको मैक्सिमम यही चांस रहता है कि आपको बॉम्बे पोस्टिंग मिले। अगर बम्बई नहीं भी मिलती है तो आपको जो मेट्रो सिटीज होती है उन्हीं के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं होता है। आप छोटे से गांव से लेके बड़े शहर तक आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रांसफर का बहुत सारा प्रेशर वहाँ पे एक अलग से अपने आप में रहता है, जो दूसरी चीज़ों के सामने नज़र नहीं आता है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं दोनों के अंदर। वर्क कल्चर आपको पता ही है कि एसबीआई पीओ में प्रेशर ज़्यादा है, तो वर्क कल्चर थोड़ा उस हिसाब से रहता है। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर आपकी थोड़ी रिलैक्स लाइफ रहेगी। दोनों का एक्सपीरियंस अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको एसबीआई पीओ का एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, उसी फाइनेंशियल सेक्टर में, तो आपकी जो है आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है। और आरबीआई ग्रेड बी से अगर आप स्विच करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको फॉरेन पोस्टिंग वगैरह के बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑफर देने लग जाती है, क्योंकि आपको आरबीआई का एक्सपीरियंस है। तो आपको इंटरनल पूरी नॉलेज रहेगी कि कंपनी की मॉनिटरी पॉलिसीज वगैरह जो होती है वो कैसे रन करती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आरबीआई ग्रेड बी वर्सेस एसबीआई पीओ का। अगर इस तरह के और कंपेरेटिव एनालिसिस आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।